बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इको 401 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शेयर करूंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो इसके करंट पेपर्स आ जाएंगी, पूरी कोशिश होगी कि सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊं या किस चैप्टर में इसका सॉल्यूशन होगा वो साथ में आपको बताती जाऊं, और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह आपका इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा CGPA आएगा। सबसे पहले तो आपने अपने क्विज़ेस को नहीं छोड़ना। मीन्स कि मेरा क्या होता है ना कि जब मेरे क्विज़ कर रही होती हूँ, क्विज़ 1 क्विज़ 2, तो मैं उनको अपने पास सेव कर लेती हूँ और फिर एग्ज़ाम्स के दिनों में, क्योंकि मैंने पहले भी क्विज़ की तैयारी की होती है, तो फिर एग्ज़ाम्स के दिनों में मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट असाइनमेंट के वक्त ही क्लियर कर लिया करें। लाजमी ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम के बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब ज़ाहिर सी बात है, वैल्यूज़ तो चेंज होंगी ना। अब वैल्यूज़ तो वो नहीं रह सकती, बीच में चीज़ वही पूछी होती है, जस्ट थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाता है क्वेश्चन को। अब जहाँ पे बात हम करते हैं इको की या STA के सब्जेक्ट्स की या MGT के सब्जेक्ट्स की, इनमें क्या होता है कि पीछे कोई फिनोमेना लगा दिया जाता है, एग्जाम्पल दे दी जाती है या फिर कोई कंडीशन लगा दी जाती है और कहते हैं कि फिर इसके तनाजुर में आप हमें इस चीज़ की, जैसे कि इलास्टिसिटी है, इसकी वजाहत करें। सोल्यूशन वही होता है, जस्ट स्टूडेंट को पजल करने के लिए उन्होंने ये किया होता है कि पीछे कोई कंडीशन लगा देते हैं। इसमें ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर बात आ जाती है कि आपके हम पेपर पैटर्न को पहले देख लेते हैं। मीन्स कि 38 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है, जिनमें से 27 आपके MCQs होते हैं, 22 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 की चॉइस होती है। इसी तरह 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस होती है, और 3-3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस होती है, और 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब जब हमारे पेपर का 22% जो नंबर हैं, 38 में से 22 जो नंबर हैं वो हमारे MCQs के हैं, तो हम पहले देखते हैं कि MCQs कहाँ से आते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि MCQs तो पास्ट पेपर्स में से, पास्ट फाइल्स में से ही आता है। तो देखिए, ये एक मिथ बन चुकी है। 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से कोई आपको पेपर उठा के नहीं देगा। और अगर एक और तनाजुर में देखा जाए, किसी भी फाइल को या किसी भी पास्ट पेपर को पढ़ने से बेहतर आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ें। जब आपका कोर्स हुई है, जब आपके हैंडआउट्स हुई हैं, सिलेबस हुई है, तो फिर पास्ट पेपर्स और आपकी जो फाइल्स हैं, नोट्स हैं, ये भी तो इसके बीच में से ही बने हैं। टीचर ने आपको किसी फाइल के बीच में से पेपर उठाकर नहीं देना या किसी पास्ट पेपर में से उठाकर नहीं देना, बल्कि आपको उसने हैंडआउट्स के बीच में से पेपर उठा के देना है। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि काइंडली अपने हैंडआउट्स को रीड करें। बस ये चाह रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने बस हैंडआउट्स के ऊपर ही फोकस करना है। आप खुद ट्राई करके देखना कि जब आप अपने हैंडआउट्स को रीड करोगे तो आपके दिल में इत्मीनान होगा कि भाई मेरी तो इतनी ज़्यादा तैयारी है। तो बस मैं कहती हूँ कि आपका ये सब्जेक्ट सही से उसमें पास हो जाए। सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, मेरी फ्रेंड्स ने भी पढ़ा है, मेरे एक भाई ने भी पढ़ा है, तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपने फ्रेंड्स का, अपने सिबलिंग्स का। तो ये जो सब्जेक्ट है ना इको का, ये पास्ट फाइल्स में से नहीं आता, ना इको का ना STA का, क्योंकि इसके बीच में कैलकुलेशन होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप अपने क्विज़ 1 क्विज़ 2 और असाइनमेंट के क्वेश्चन को करेंगे ना, तो फिर आपका 25 to 30% पेपर इसी के बीच में से आएगा, जो उनसे रिलेटेड ही आएगा। अब देखें, VU में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, तो फिर ये बात आपकी लक पे भी डिपेंड होता है करती है। कभी तो 50% पेपर आपके हैंड में से आ जाता है, 50% पेपर आपके एग्जाम में पास्ट पेपर्स में से आ जाता है, और कभी कभार तो जस्ट पास्ट पेपर को टच किया गया होता है। तो ये चीज़ भी आपकी लक के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी आपको फेयर एडवाइस में ये दूंगी कि अपने हैंड को रीड करें। और जिस तरह एक और लास्ट बात, कि जिस तरह के CS के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जब तक आप अपने प्रोग्राम वाले क्वेश्चन को टच ना करें, उसको सॉल्व ना करें, अटेम्प्ट ना करें, तो आपको पास नहीं किया जाता। सेम एज इट इज़ इको और ये STA का, और जो MGT के कुछ कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जब आप ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को टच नहीं करते, आपको पास नहीं किया जाता। तो ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी शॉर्टकट के पीछे पड़ के अपने फ्यूचर को ना ख़राब कीजिएगा। जब हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हम कहते हैं काश हम इतनी सी मेहनत और कर लेते तो हमारा इतना CGPA आ जाता, या एक MCQs वो वाला जो हमने पेपर में गलत किया था, काश हम वो गलत ना करते तो हमारा इतना अच्छा CGPA आ जाता। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपको पछताना ना पड़े बाद में। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, यकीन जाने 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, और ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी और जो क्विज़ेज़ आपको कह रही हूँ, असाइनमेंट कह रही हूँ, उनको करेंगे तो आपकी 80% तैयारी हो जाएगी, और 1 घंटा और 20 मिनट जस्ट आपके लगेंगे। मुश्किल है ये भी आपके लगे, क्योंकि जब आप एक टॉपिक को करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकल जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो उससे मिलता जुलता होगा, और उसका कॉन्सेप्ट आपका
उससे मतलब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं, इलास्टिसिटी। फिर है मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है कि टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, हम ये फिजिक्स में इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आ जाएगा नॉर्मल, इन्फीरियर एंड गिवन गुड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। और फिर सप्लाई, डिमांड एंड प्रोडक्शन फंक्शन। देखें, जब हम इको के बीच में आते हैं ना, फंसते इस जगह पे कि हर जगह मार्जिनल कॉस्ट डाली होती है, सप्लाई, डिमांड और प्रोडक्शन ये चीज़ें आ रही होती हैं, और प्राइस वगैरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर कीजिएगा। अब वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करनी और आपको बताना भी सब कुछ है, तो जस्ट मैं आपको टॉपिक्स ही बता सकती हूँ। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इन डिफरेंस कर्व। और नेक्स्ट वन है प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फिर है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस आते हैं। और टोटल रिवेन्यू, P/Q। आपको पता है ये हमारी असाइनमेंट के बीच में क्वेश्चन आया हुआ था, तो लाजमी इसको कीजिएगा। और फिर है आइजोकांट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आ जाएगा बजट 9 और डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मेरिजिनल, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बस यहाँ पे बंदा आके फंसता है, जब ये बार बार एक एक जैसे वर्ड लगा दिए जाते हैं ना, तो यहाँ पे रट्टा नहीं लगता, बल्कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसको लाजमी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा, ताकि पेपर में आप पसंद ना हो जाए। टोटल 14 से 15 टॉपिक्स हैं, बार बार कह रही हूँ, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। कोई भी बात समझ में ना आए, कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अभी कुछ टाइम बाद मैं आपके साथ इसके करंट पेपर्स सॉल्यूशन के साथ पूरी कोशिश होगी शेयर करूं। अगर सॉल्यूशन ना हुआ तो मैं जस्ट आपके साथ इसका करंट पेपर्स ही शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स के हो रहे हैं, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फिर है शॉर्टेज और सरप्लस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनकम एंड प्राइस इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा गुड एंड फैक्टर मार्केट। तो जनाब ये थे आपके टॉपिक्स, जितना मुझसे हुआ मैंने आपको बताया। आगे कोई भी बात ना समझ में आए लाजमी पूछिएगा कमेंट्स के बीच में। जब आप सारी तैयारी करके जाएंगे, उसके बाद लाजमी एक काम कर लीजिएगा कि जानमाज़ बिछाइएगा, 2 नफल पढ़िएगा, अल्लाह ताला से दुआ करके जाइएगा। यकीन जाने, गारंटी के साथ कहती हूँ, आपका पेपर ना अच्छा हुआ ना, तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। हाँ, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अभी इसके साथ ही मैं आपको इसके जो करंट पेपर्स हैं और जो उसका सलूशन है साथ में ही आपको प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन ये इसकी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो यही हैं, और इनको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, बेशक लास्ट टाइम तक बैठे रहिएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट में जो बंदा एक बार फंस जाए ना, जिसका एक बार सप्ली आ जाए, तो वो आगे ऐसा फंसाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तो CS का सब्जेक्ट और एक ही इको के सब्जेक्ट। तो फिर ये इस वजह से कह रही हूँ कि सब कुछ यहाँ से क्लियर करके जाइएगा और लास्ट टाइम तक बैठे रहिएगा, कोई एक क्वेश्चन भी ना छोड़ के आइएगा। अब आपके अगर 27 क्वेश्चन है ना, MCQs हैं, और बीच में से आप सिर्फ 22 करके आ जाते हैं, तो आप ऐसे ना करना, आप 27 के 27 अटैम्प्ट करना। मैंने खुद बजाते खुद टीचर से पूछा था कि क्या पहले 27 के, जिसका बोर्ड में रूल है कि पहले 22 जो सही होते हैं उनके मार्क्स लग जाते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के। तो टीचर ने कहा था नहीं, जो कि बीच में से बेस्ट होंगे ना उनके मार्क्स लगेंगे। सेम यही रूल आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो लास्ट टाइम तक बैठे रहिएगा, कोई क्वेश्चन ना छोड़ के जाइएगा। क्विज़ को, असाइनमेंट को और इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के, जो चॉइस पेपर छोड़ते हैं ना, वो भी ना छोड़ के आइएगा। नहीं भी आता ना कुछ लिख कर आ जाए। मैं चाहती हूँ कि बस आपका ये सब्जेक्ट ना रहे, बहुत ही फंसने वाला सब्जेक्ट है। ये करेंगे तो आगे से इको 402 और दूसरे वाले सब्जेक्ट्स निकलेंगे। तो बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।